Good morning student. This is chapter 7 Lifelines of National Economy class 10th. देखिए ऑलरेडी हमने रेलवेज को शुरू कर चुके हैं और इसके इम्पोर्टेंस को बता चुके हैं. ओके तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट है, मैंने उसको बीच में ब्रेक दिया था क्योंकि आज का जो ये टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम. अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क, हमारी कंट्री के रेलवे नेटवर्क के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. किसी भी कंट्री, किसी भी प्लेस के अगर आप रेलवे नेटवर्क की बात करते हैं तो उस पर जो है असर पड़ता है उस रीजन के, उस कंट्री के फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. इट मीन्स ये तीन फैक्टर्स जो है किसी भी कंट्री के रेलवे नेटवर्क पर असर डालते हैं, इफेक्ट करते हैं. अब ये है क्या? देखिए फिजियोग्राफिक की बात करते हैं, तो वहां का एरिया, धरातल कैसा है, माउंटेन वाला रीजन है, प्लेन है, प्लेटू है, कैसा है. इकोनॉमिक की बात करते हैं तो उस रीजन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, कैसी है, ये सब स्टडी फैक्टर्स हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव में हम वहाँ की गवर्नमेंट लेते हैं कि गवर्नमेंट कैसा वर्क कर रही है, क्योंकि रेलवे नेटवर्क का डेवलपमेंट वहाँ की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है. गवर्नमेंट चाहती है तो वो उसको एक्सटेंड कर सकती है, उस पर वर्क कर सकती है. अब हमारी कंट्री के हम रेलवे नेटवर्क की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ हमारी कंट्री का जो रेलवे नेटवर्क जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है. यहाँ पे हम नॉर्थ पार्ट में आपका माउंटेन रीजन नहीं लेंगे, हम लेंगे आपका नदर्न प्लेन्स. आपका ये जो नॉर्थ पार्ट का जो प्लेन एरिया है वो एकदम सूटेबल है किसके लिए? रेलवे नेटवर्क के लिए. अब कौन कौन से फैक्टर है वहां पे, क्या क्या ऐसा है? तो वास्ट लेवल लैंड, वहां पे एकदम समतल धरातल है, प्लेन लैंड है. और आपको पता है कि प्लेन लैंड पर जो है रेलवे ट्रैक जो है वो इजिली जो है लेआउट किया जा सकता है, बिछाया जा सकता है. ओके और दूसरा है कि हमने क्या बोला कि जो आपका नॉर्दर्न प्लेन वाला जो हिस्सा है वहां पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है. तो रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज वहां पे है. सॉइल जो है वो फर्टाइल सॉइल है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, वहां पे प्लेन एरिया है वहां पे, तो जिसके कारण एग्रीकल्चर पॉसिबल है. और जहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, वाटर की है, तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है. तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो सूटेबल है किसके लिए? रेलवे नेटवर्क के लिए. तो आपको वो मैंने तीनों फैक्टर्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन हमारा इन्हीं के रिगार्डिंग रहा है. अगर पूछा जाए कि मोस्ट ऑफ या सुटेबल जो कंडीशन है वो कहाँ पे है, तो वो नॉर्दर्न प्लेन की है. और वो कौन सी है? तो ये है. ओके अब पेनिसुलर रीजन में हम चलते हैं, अपनी कंट्री के पेनिसुलर रीजन में चलते हैं. तो पेनिसुलर रीजन के अंदर होता क्या है कि यहाँ पे माउंटेन्स हैं. यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि सारा माउंटेन, थोड़ा यहाँ पे माउंटेन रीजन्स है. वहां पे क्या है कि रेलवे ट्रैक जो है वो इजिली या रेलवे ट्रैक जो है वो यहाँ पर इजी से नहीं हो पाते. अगर दो माउंटेन रीजन है यहाँ पे तो वहां पे रेलवे ट्रैक कैसे बिछाया जा सकता है? तो गैप के बीच में, दो माउंटेन के गैप के बीच में या फिर टनल्स, सुरंग बनाकर जो है वो रेलवे लाइन जो है वो या रेलवे ट्रैक वहां पर बिछाया जाता है.
पेनिसुलर पार्ट की हमने बोला कि वहां पर रेलवे ट्रैक है तो सही, लेकिन वो इतना इजी वहां पे नहीं है जितना कि आपके प्लेन पार्ट में है। अब आप प्लेन पार्ट के रिगार्डिंग बात बोलो कि मैम यहाँ तो बहुत सारी रिवर्स भी हैं, तब कहाँ पॉसिबल है कि हम रेलवे ट्रैक को वहां पे जो है सेटअप करें। तो देखिए, रिवर्स के ऊपर तो ब्रिजेस जो है वो बनाए जा सकते हैं, ब्रिज बनाकर उसको क्रॉस किया जा सकता है, तो ये काम भी वहां पे प्लेन एरिया में किया जा रहा है। अब हम हिमालयन माउंटेन वाले रीजन के चलते हैं। तो देखिए, माउंटेनियस रीजन की बात अगर हम करते हैं तो क्या आप मेरे को बताइए, इज देयर इजी? अगर हिमालयन रीजन की बात करते हैं तो वहां पे ये बिल्कुल भी इजी नहीं है कि वहां पे रेलवे ट्रैक जो है वो सेटअप किया जाए, क्योंकि एक तो हाई रिलीफ है, दूसरा यहाँ पे अगर हम रेलवे ट्रैक या सेटअप भी करना चाहे तो पॉपुलेशन नहीं है हमारे पास, यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वहां पे नहीं है, ना तो वहां पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, ना वहां कोई इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप की जा सकती है। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हिमालयन रीजन में रेलवे के लिए सूटेबल नहीं है। अब वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं तो वेस्टर्न राजस्थान में भी रेलवे ट्रैक ज्यादा नहीं है। एक तो वहां पे धूल भरी आंधियां चलती है, तो जिससे क्या होता है कि वो जो ट्रैक है वो पूरा जो है वो सैंड से कवर हो जाता है, सैंडी रीजन वहां पे है। और मिट्टी के ऊपर आपको पता है कि जो रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है तो वो इतना आसान नहीं है, मिट्टी उसके बहुत तेज हवाएं चलती है तो वो मिट्टी वहां से पास हो जाती है। गुजरात में भी रेलवे ट्रैक नहीं है या बहुत कम है ड्यू टू स्वैम्प्स ऑफ एरिया। उस एरिया में जो है स्वैम्पी एरिया है, वहां पर दलदली जमीन है, जिसके कारण रेलवे ट्रैक वहां पे नहीं बिछाया जा सकता या फिर बहुत ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड की बात करते हैं तो ये क्या है, पूरा का पूरा ये 4 जो स्टेट्स हैं वो आपकी क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। अगर आपको वहां पे रेलवे ट्रैक सेटअप करना है तो आपको फॉरेस्ट क्लीन करना होगा। ओके, और बहुत सारे जो नक्सलीज वगैरह जो है वो वहां पर है, तो वो भी सही नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे, ये तो हो गया आपका 1 मार्क्स रिगार्डिंग कि वेस्टर्न राजस्थान में अगर रेलवे नेटवर्क नहीं है तो रीजन क्या है बिहाइंड दिस। तो गुजरात के पीछे रीजन है आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड रिगार्डिंग अगर पूछा जाए वहां पे रेलवे ट्रैक नहीं है तो फॉरेस्ट रीजन है ये। हिमालयन माउंटेन के पीछे ये रीजन्स है हमारे पास। पेनिसुलर रीजन, पेनिसुलर पार्ट की बात करें तो हमारे पास ये है कि वहां पर रेलवे ट्रैक जो है वो सेटअप तो किया जा सकता है लेकिन इतना इजी नहीं है। तो ये सारे के सारे जो हमारे रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 मार्क्स का तो यहीं पे आता है कि रेलवे नेटवर्क जो है, किसी भी कंट्री में जो रेलवे नेटवर्क होता है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो है वो उसे इफेक्ट करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन के अंदर मोस्ट ऑफ जो रेलवे आपका ट्रैक है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। ओके, और यहाँ पे मैंने रिवर्स के बारे में भी आपको बताया था कि इस पार्ट्स में अगर नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं और उन रिवर्स को जो है ब्रिज बनाकर उसको क्रॉस किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट है, रेलवे बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है हमारे पास। तो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। अब हमारे पास रेलवे की प्रॉब्लम्स आती है तो देखिए, रेलवे में अगर हम खुद थोड़ा सा यहाँ पे माइंड अपना यूज करते हैं तो रेलवे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मुझे
जहाँ पे लगता है। तो देखिए रेलवे ट्रैक जो है उतना साफ सफाई वगैरह वहाँ पे इतना नहीं रखा जाता। बहुत सारे जो पैसेंजर होते हैं वो विदाउट टिकट जो है वो ट्रेवल करते हैं, जिससे क्या है गवर्नमेंट का लॉस होता है। और बहुत सारी जो रेलवे प्रॉपर्टी जो है, हमने कई बार देखा कि रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया जाता है, या बहुत सारे लोग जो है उनको अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, और ये अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, जो कि क्या है लॉस है हमारी गवर्नमेंट के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेन को स्टॉप कर लेते हैं, या अननेसेसरी जो होता है तो चेन को पुल कर लेते हैं, जिससे क्या है कि ट्रेन अपना टाइम पे नहीं पहुंच पाती है, डिले हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ट्रेन की है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पाइपलाइंस। देखिए पाइपलाइन जो है वो न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। एकदम हमने अभी तक जो स्टडी किया है तो हमने क्या बसेस, हमने रोडवेज के बारे में किया है, हमने रेलवे के बारे में किया है, वाटरवेज, एयरवेज के बारे में किया है, लेकिन हमने अभी तक पाइपलाइंस के बारे में स्टडी नहीं किया था। तो पाइपलाइंस क्या है कि एक नया तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का। अब यूज ऑफ पाइपलाइन की बात करते हैं तो अर्लियर की क्या होता था कि सिर्फ पाइप का यूज किया जाता था वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। सिटी में वाटर की सप्लाई करनी हो या इंडस्ट्री में वाटर की सप्लाई करना हो तो पाइपलाइन का यूज किया जाता था। लेकिन आजकल जो पाइपलाइन का यूज किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे क्रूड ऑयल हो गया आपका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैसेस जो है उनके ट्रांसपोर्ट के लिए पाइपलाइन का यूज किया जाता है। अब कहाँ से, जैसे कोई फील्ड है जिसमें नेचुरल गैस है या फिर आपका पेट्रोलियम है, तो यहाँ से पाइप के थ्रू इन मटेरियल को रिफाइनरी, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज जो हुआ करती हैं, बिग थर्मल पावर प्लांट जो है उनकी तरफ इनकी सप्लाई की जाती है। इट मीन्स ऑयल हो गया आपका, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें जो है फील्ड से कैरी की जाती है, फील्ड से ली जाती है और पाइप के थ्रू उन्हें रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में सप्लाई कर दी जाती है। अब कई सॉलिड ऐसा है कि सॉलिड को भी पाइपलाइन के थ्रू जो है सप्लाई किया जाता है, लेकिन उसको पहले स्लरी फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब पाइपलाइन का हम प्रॉब्लम की बात कर लीजिए या उसका बेनिफिट की बात कर लीजिए, तो देखिए जब पाइपलाइन को बिछाया जाता है तो एक बार क्या है, इनिशियल जो कॉस्ट होती है लेइंग पाइपलाइन इज हाई, बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमम। अब क्या हो जाता है कि एक बार उसको जब बिछाया जाता है तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ये मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इसका कॉस्ट रिगार्डिंग जो है वो हम इसको डिमेरिट्स में लिख सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स में राइट कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम इसके साथ है कि पाइपलाइन में लीकेज के चलते बहुत सारा जो हमारा पेट्रोलियम ले लीजिए, क्रूड ऑयल जो ले लीजिए, वो बर्बाद हो जाता है। तीसरा है पाइपलाइन में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स में थर्ड पॉइंट ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पाइपलाइन से मटेरियल को चुरा लिया जाता है। और इसका बेनिफिट ये ले लीजिए कि जो शिपमेंट की बात करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप सामान को भेज रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। तो पाइपलाइन के थ्रू ऐसा, पाइपलाइन से ऐसा नहीं होता। तो ये है इसकी मेरिट और डिमेरिट्स ले लीजिए इसके। अब जो नेक्स्ट हमारा है कि 3 इम्पोर्टेंट पाइपलाइन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। अब
फर्स्ट जो है हमारी 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, द फर्स्ट इज अपर असम टू कानपुर। अब फर्स्ट है हमारा अपर असम टू कानपुर, मतलब यूपी तक। अब देखिए अपर असम जहाँ पे हमने नाहर काठिया डिग पॉइंट जो लिया था, जो पार्ट हमारा जो हमारा असम पार्ट था, वहां से ये जो है वो गुवाहाटी की तरफ आती है, गुवाहाटी से बरूनी, बरूनी से इलाहाबाद। ठीक है, तो ये जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन में सबसे पहले गुवाहाटी पे ब्रेक होता है, फिर बरूनी पे, फिर इलाहाबाद पे। तो गुवाहाटी से जो है सिलीगुड़ी की तरफ इसको सप्लाई किया जाता है, पाइपलाइन बनी हुई है। बरूनी से हल्दिया की ओर, फिर इलाहाबाद, और बरूनी से राजबंद की ओर। तो ये सारी जो पाइपलाइन है वो, ये फर्स्ट नंबर है हमारी असम टू कानपुर। सेकंड है सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब। इट मीन्स गुजरात स्टेट से पंजाब तक ये पाइपलाइन है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन है वो है आपकी HJV। H फॉर हजीरा, J फॉर जगदीशपुर, V फॉर विजयपुर। अब गुजरात, यूपी, MP, ये 3 स्टेट से ये पाइपलाइन पास होती है, और इस पाइपलाइन की जो लेंथ है वो है 1700 किलोमीटर का एरिया ये कवर करती है। ओके, अब ये जो भी आज हमारे यहाँ पर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ले लीजिए, तो उनमें क्या वो किस कारण पॉसिबल हो पा रही है? इसी पाइपलाइन के कारण पॉसिबल हो पा रही है। ओके, तो ये सब क्या है, क्यों यहाँ इन नेचुरल गैस ले लीजिए या पेट्रोलियम ले लीजिए, क्रूड ऑयल ले लीजिए, इन सब की सप्लाई इन इंडस्ट्रीज की तरफ क्यों होती है? क्योंकि इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो है उनको ये सारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो पाइपलाइन के थ्रू उनके पास सप्लाई की जाती है। तो पाइपलाइन में हमें क्या लर्न करना है? तो फर्स्ट हमें लर्न करना है इम्पोर्टेंस ऑफ पाइपलाइन, प्रॉब्लम्स ऑफ पाइपलाइन, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है HJV। ओके, थैंक यू।